वो आपने देखा है वो वाली मूवी थी कौन सी, हाँ विक्की डोनर, तो उसमें क्या करता है वो डोनेट करता है। तो आपने देखा है वो क्लिनिक चलाते हैं वो चड्डा जी, तो उनके पास बड़े बड़े कपल आते हैं कि हमें धोनी चाहिए, किसी को अंबानी चाहिए, किसी को तेंदुलकर चाहिए, है ना, किसी को शाहरुख खान चाहिए, इस टाइप से। तो वो क्या है, डिज़ाइनर बेबी वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसा है, ये पीएससी का जो गेम है ना वो कंसिस्टेंसी का है, नियमितता का है और आपके धैर्य का है। ठीक है, इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपका पेशेंस चाहिए। अब ये कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी के मतलब इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतने ज़रूरी इसेंशियल काम लोगों के अटक गए हैं कि अब उसको बता नहीं सकते अपन। चलिए ठीक है, जितने लोग आ गए बढ़िया, बाकी लोग हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपका जो नोट्स थे कौन से वाले, क्लोनिंग वाले, वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, थोड़ा सा रह गया था वो मैं बस कंप्लीट करके और अभी आपको उसकी फ़ोटो लेके स्कैन करके पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये कि आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, जेन्युइन डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, जो लोग पहले से हैं अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, और जो लोग अभी आए हैं तो वो लोग, उनकी कोई भी समस्या हो, ठीक, जो हमने एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, एनवायरनमेंट से संबंधित किसी भी पार्ट में कोई किसी टॉपिक में या किसी पार्ट में कोई दिक्कत हो वो आप पूछ लीजिए, या जो हमने अभी तक पढ़ा है टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर किसी अदर टॉपिक का है, जैसे बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, तो उसको जब हम तब पढ़ेंगे ना तब आप पूछिएगा। थोड़ा सा क्या रिदम ब्रेक होती है ना तो मज़ा नहीं आता है बस। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपको कभी भी कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ में, तो वैसे तो देखिए अपन ने ऑलमोस्ट सारा लगभग कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, या आपको लग रहा है कि कैसा टॉपिक है, तो आप एक बार मुझे बताइए, मुझसे पूछ लीजिए, या उसको इंटरनेट पे एक बार देख सकते हैं, यूट्यूब पे देखिए, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन 3 नंबर 5 नंबर लाइक आप उसमें अपने में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि अभी अपन जो कर रहे हैं लगभग सारा हो जाए, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं इन केस, तो भी इसको अपन ले लेंगे। ठीक है, ओके जी, चलिए तो फिर शुरुआत कर लेते हैं। स्टेम सेल, ठीक है, या इसको स्टेम कोशिका भी बोलते हैं। सेल मतलब कोशिका। ठीक है, अच्छा आपको जो मैं नोट्स दे रहा हूं तो हो सकता है कई जगह बाइलिंगुअल टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे कई जगह सेल यूज कर लिया है, कई जगह कोशिका यूज कर लिया है, कई जगह ऊतक यूज कर लिया है, कई जगह टिश्यू यूज कर लिया है, तो उससे आपको ही फायदा होना है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले भी प्रैक्टिस करें कि उनकी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इंग्लिश की जो वोकैब है उस पर थोड़ी सी उनकी कमांड आ जाए, तो हिंदी मीडियम वालों को ये फायदा वहाँ हिंदी के पेपर में मिलेगा। जब आप हिंदी के पेपर के अंदर 20 नंबर का जो ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, जिसमें हिंदी में क्या है गद्यांश दिया रहता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसको क्या है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहता है, तो थोड़ा सा अगर आप बाइलिंगुअल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ही फायदा रहेगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत ज़्यादा फायदा है इस चीज़ का। हिंदी का पेपर भी आपको लिखना है, आपको निबंध का पेपर भी लिखना है और ट्रांसलेशन भी करना है, वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी होता है जो। ठीक है जी, ये वाली चीज़ है। चलिए भैया, गुड इवनिंग, आ गए, शुरू करते हैं। स्टेम सेल, इनको मास्टर सेल्स कहते हैं। ठीक है, मास्टर कोशिका। अच्छा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से जो भी लोग हैं किसी भी डाउट को पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं करना है, ना डरना है, ना घबराना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप कोई डाउट पूछोगे तो अगर इररिलेवेंट होगा तो थोड़ा सा मैं आपको डांट ही दूंगा, है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी आपको कभी भी कोई समस्या आए तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि चीज़ें रेलेवेंट हो। इररिलेवेंट चीज़ें जब बीच में पूछते हैं ना थोड़ी सी रिदम टूटती है ना, तो उसको वैसे अदरवाइज या डरने की आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और आपका सिलेक्शन तब होगा जब आपको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी स्तर पर कभी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट ऐसा लगता है, आपको लग रहा है कि हाँ इररिलेवेंट है थोड़ा सा या अलग हटके है, तो क्लास के बाद में पूछ लीजिए। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं आप ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं है। अल्टीमेटली ये है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको सीखना है, ताकि बहुत अच्छी रैंक के साथ क्या आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए स्टेम सेल देखते हैं। स्टेम सेल या स्टेम कोशिकाएं वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर एक गुण होता है या एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है कि ये शरीर के किसी भी अंग में या किसी भी कोशिका में या किसी भी ऊतक के अंदर, किसी भी टिश्यू में क्या है, ये कन्वर्ट हो सकती हैं।
ठीक है ना। तो ये स्टेम सेल, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मास्टर सेल कहा जाता है या मास्टर कोशिकाएं कहा जाता है। समझ गए? यानी स्टेम सेल वो सेल होती हैं, वो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम किसी भी कोशिका में क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति जल गया, ठीक, और जलने से क्या है, उसकी स्किन क्या हो गई, खराब हो गई। तो अगर पहले से, जैसे ये टेक्नोलॉजी तो अभी आ रही है, तो अभी जो बच्चे हो रहे हैं उनकी क्या है, कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स क्या है, स्टोर करके रख ली जाती हैं। जब वो बच्चा पैदा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो नाभि होती है उससे एक छोटी सी कॉर्ड, एक रस्सी टाइप की लटकी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। तो उसमें से जो क्या ब्लड होता है ना, उसके ब्लड को क्या करते हैं, स्टेम सेल निकाल के स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है जी, वो चीज़ें होती हैं ये। तो अब क्या हुआ कि अगर किसी की स्टेम सेल है और वो जल गया और उसकी स्किन खराब हो गई, तो स्टेम सेल की हेल्प से क्या है, उसकी पूरी नई की नई स्किन क्या है, जनरेट कर लेंगे। मतलब स्किन सेल जो है वो उनकी क्या है, बन जाएगी, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, हो जाएगा, और वो व्यक्ति जो भी है जिसके साथ दुर्घटना हुई है वो ठीक हो जाएगा। ये स्टेम सेल होती हैं। समझ गए बात को? बस अब देखिए, इसके थोड़े से क्या मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। अर्थात यानी कि ये है कि इस स्टेम सेल को हम किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी की ब्लड सेल खराब है, ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, स्किन सेल खराब है, स्किन में कन्वर्ट हो जाएगी। हेयर सेल खराब है तो हेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो भी है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई या हार्ट का कोई पार्ट खराब हो गया, तो ऐसी रिसर्च चल रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्निक कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि उससे क्या है कि हार्ट ही बना दें। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए जनरली क्या, जैसे मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन बताए थे इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसके जो अनुप्रयोग जो हैं, एप्लीकेशन हैं, वो ही जनरली क्या है, सब जगह चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लोनिंग में बताया था कि असाध्य रोग ऐसे होते हैं जैसे कैंसर है, ठीक है, हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, तो उनके इलाज में क्या है, इनसे मदद मिल जाएगी। जेनेटिक डिजीज है तो उनके इलाज में मदद मिल जाएगी। इस टाइप से क्या है, इनके एप्लीकेशन वही रहते हैं जो 1 बाय 1 क्या है अपन देख लेंगे। चलिए अब इनके टाइप देखते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कौन सी कहाँ से मिलती है, किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या बुराई है। एक होती है टोटीपोटेंट, एक होती है प्लूरीपोटेंट। अब इसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। टोटीपोटेंट क्या है, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत देख लेंगे तब, है ना। और यूनिपोटेंट और मल्टीपोटेंट, ये हैं। इसको ऐसे ही लिख देंगे, हिंदी मीडियम वाले भी ठीक रहेगा। ठीक है, हिंदी में लिखना तो टोटी ऐसे लिख सकते हो आप, टोटीपोटेंट। लेकिन ये वाला भी चीज़ें क्या है, इस तरीके से क्या है आप लिख सकते हैं। अब क्या होती है कि इनके अंदर अंतर क्या है, इनके अंदर बड़ा सिंपल सा अंतर है। इनके अंदर ये है कि ये जो सेल्स होती हैं, कौन सी वाली, स्टेम सेल्स, ये किससे मिलती है, भ्रूण से, एम्ब्रियो से प्राप्त होती हैं। ठीक है, और ये किससे प्राप्त होती हैं, वयस्क से प्राप्त, मैच्योर। ठीक है, अब ये किससे मिल रही हैं, एम्ब्रियो से, भ्रूण से, और ये क्या है, वयस्क से मिल रही हैं। हालांकि ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड होती है और इसके साथ बहुत ज़्यादा लिमिटेशन जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वयस्क मतलब आप और मैं, हम लोग जैसे हो गए। और ये जो, या फिर जो क्या हो गया, ये कि मतलब बेबी थोड़ा पैदा हो गया, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, ये एम्ब्रियो से मिल रही हैं। अब आपने देखा होगा जब मानव की वृद्धि जो होती है, तो सबसे पहले क्या है, माँ के गर्भ में भ्रूण बनता है उसका, और वो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसी से क्या है, धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है। उसी से आँख, नाक, हाथ, पैर और पार्ट्स क्या हैं, बनेंगे। मतलब उसमें क्या है, वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये वाली सेल्स हमारे पास हैं, तो इससे क्या है, शरीर का कोई भी अंग बनाया जा सकता है। समझ गए? यानी अगर भ्रूण होंगे तो इसके साथ खासियत क्या है कि शरीर का कोई भी अंग किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ बॉडी वी कैन मेक फ्रॉम दिस एम्ब्रियो स्टेम सेल।
क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो ऐसा होता है कि जो क्या है, जो बेसिक है कच्ची मिट्टी है, उसको जिस शेप में जाएंगे, जिस शेप की रिक्वायरमेंट है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। और वैसे भी क्या है, एम्ब्रियो से ही क्या है धीरे धीरे हाथ पैर नाक ये सब क्या है विकसित होती है। वयस्क वाले के साथ में लिमिटेशन क्या होती है? वयस्क वाले के साथ में लिमिटेशन ये होती है कि जिस बॉडी के पार्ट से आप इसको ले रहे हैं, यानी जिस अंग से प्राप्त कर रहे हैं, वही अंग क्या है बनेगा। समझ गए? जिस अंग से प्राप्त होगी वही अंग क्या है इससे बनाया जा सकता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई और टाइप्स हो गई। समझ गए बात को? इतना ही बनेगा। 6 मार्कर के अपन देख रहे हैं स्टेम सेल क्या हैं, उनके टाइप्स हो गए, टाइप्स की स्पेशलिटी हो गई, और इसके बाद देख लेंगे इसके एडवांटेज क्या हैं और थोड़े से क्या है डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, लेकिन एडवांटेज ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेज क्या है कम है। इतने में कोई डाउट हो तो पूछो। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के जन्म के टाइम जो सेल स्टोर करके रखते हैं ये वही हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये वही हैं। ताकि क्यों है, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि अगर भविष्य में उस बच्चे को कभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो स्टेम सेल की सहायता से क्या है वो स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, और नहीं है तो फिर ये वाला सिंबल बनाओ ताकि आगे इसके एडवांटेज देखें अपन। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देखते हैं और फिर डिसएडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज तो वही है जो अपन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जैसे पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा? पहला एडवांटेज हो जाएगा इसका असाध्य रोगों का उपचार। बोन मैरो, हाँ बोन मैरो से अगर अपन लेते हैं स्टेम सेल, यानी कि जो मैंने आपको एक टाइप बताया मैच्योर वाला, वो अगर उसमें बोन मैरो से अपन सेल ले लेते हैं स्टेम सेल, तो फिर हेल्प हो जाती है। तो एडवांटेज क्या है? पहला तो ये असाध्य रोगों का उपचार। ठीक है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो ठीक हो ही नहीं रही हैं, असाध्य रोग हैं। जैसे क्या है हमारा HIV एड्स, ठीक है, कैंसर, कैंसर हो जाता है, ठीक है, हो गया ठीक हो गया, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, सक्सेस रेट कम रहते हैं। ठीक है, तो असाध्य रोगों को क्या है, ये इसकी सहायता से ऐसा माना जा रहा है कि इनको क्या है हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है जो तो मैंने आपको क्लोन में भी बताया था, मानव विकास, यानी कि मानव का विकास कैसे हो रहा है, पहले भ्रूण बन रहा है, फिर उससे क्या है बच्चे का विकास हो रहा है, फिर वो जन्म ले रहा है, फिर क्या है यंग हो रहा है, फिर ओल्ड एज हो रहा है, और अंत में डेड हो रहा है। यानी मानव विकास के जो चरण हैं उसको भी क्या है अपन इसकी सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा तो मैंने आपको पहले ही बताया जो डेफिनेशन में ही है कि कोई भी अंग तैयार कर सकते हैं, किसी भी सेल में क्या है कन्वर्ट हो सकती है। तो वांछित अंग क्या करेंगे, इससे तैयार कर लेंगे, जो डिजायर्ड ऑर्गन क्या है हमें चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, कई बार बीमारियों के अंदर क्या होता है कि कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं लॉस्ट हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऊतक जिनका क्या है, ऐसे टिश्यूज जिनका क्या है क्षय हो गया है, डिस्टॉर्ट हो गए हैं वो, तो उनको भी क्या है हम ठीक कर सकते हैं। और उन टिश्यूज को ठीक कर लेंगे तो फिर क्या है बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, जैसे डायबिटीज। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, सिंगल टी या डबल टी है। ठीक है, ये हो गया। और भी हैं, ठीक है, जैसे कई लोगों को क्या है जन्मजात रोग होते हैं, बाई बर्थ जो डिसीज होती है उनको भी क्या है अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि कई विमेन के अंदर, महिलाओं के अंदर रोग हो जाते हैं, जैसे बांझपन जो होता है, इनफर्टिलिटी होती है, उसका भी इलाज क्या है इससे संबंधित है। तो ऐसी सब चीज़ें क्या है अपन इसकी सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स हैं ये तो लगभग क्या है आपके सारे कॉमन जा ही रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक आएगा तो वहाँ पे अपन इसीलिए कर रहे हैं, रिसर्च क्यों करते हैं, ताकि ये भी सब बीमारियाँ क्या है हमारी ठीक हो जाएँ। समझ गए? और क्या है, और सारी बातें कर सकते हैं, जैसे कैंसर का इलाज ठीक हो जाएगा, आंखों का इलाज ठीक हो जाएगा, कैंसर का इलाज हो जाएगा, मतलब और इफेक्टिव हो जाएगा, कैंसर ठीक और प्रभावी ढंग से हो जाएगा। आंखें जो हैं जो लॉस हो जाता है, कॉर्निया वगैरह हो जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें क्या है बड़े अच्छे से क्या है इसकी सहायता से ठीक हो जाएंगी। तो ये सब क्या है इसके एडवांटेजेस हो गए। 3 नंबर के अंदर आए डेफिनेशन लिख देना, अगर समय है तो टाइप्स भी लिख सकते हैं, तो टाइप से क्या कि वो आपका 3 नंबर पूरे कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर के अंदर आ जाए तो वो डेफिनेशन, योर टाइप्स,
ये 3-4 एडवांटेज और 1-2 डिसएडवांटेज, तो 6 नंबर वाला काम भी हो जाएगा। और 5 में आ जाए तो अपने हिसाब से कर लेंगे भाई, 2-3 ये हो जाए, एक आध वो अपना नेगेटिव पॉइंट हो जाए। ठीक है जी। अब देखो 2 चीजें हैं, मैंने आपको 2 टाइप बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था कौन सा, भ्रूण से प्राप्त कर रहे थे, टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट, ठीक है। और एक हमारे मैच्योर से मिल रहा था हमें, वयस्क से, कौन से, मल्टीपोटेंट और ओमनीपोटेंट, भ्रूण और वयस्क। देखिए ये जो टेक्निक है, जहां तक इसमें सफलता मिली है वो मेनली क्या है, भ्रूण से मिली है, एम्ब्रियो से मिली है, ठीक है। यानी कि इसकी जो सेल्स हैं उसी में सफलता मिली है, इसमें सेल सफलता क्या है, बहुत ही कम मिली है। लेकिन इसके साथ क्या है, इश्यूज हमारे नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, एथिकल इश्यूज जुड़े हैं। देखिए जिस दिन से जो बेबी है या जो भी है वो माँ के गर्भ में आ गया, माँ ने गर्भ धारण कर लिया, उस दिन से क्या है, ऐसा माना जाता है कि उस दिन वो एक व्यक्ति हो गया और उसको पूरे अधिकार क्या है, सुनिश्चित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर भ्रूण से आप स्टेम सेल को प्राप्त कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वो वैसे तो हो नहीं जाएगा कि जैसे देखा जादू मंत्र हुआ, किसी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ से रोशनी निकली और उसमें से वो चीज़ें आ गई। वो तो कुछ ना कुछ सर्जिकल ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, यानी उसको टच करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसमें से क्या है उसको निकालेंगे स्टेम सेल्स को। तो भ्रूण के साथ, भ्रूण में से या एम्ब्रियो में से स्टेम सेल निकालना बहुत ही अनएथिकल माना गया है, उसको भ्रूण हत्या के इक्विवेलेंट मान लिया है। फीटिसाइड बोलते हैं ना, वो भ्रूण हत्या के इक्विवेलेंट माना गया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्या है, एथिकल डिबेट चलती है कि ये गलत है, क्योंकि माँ के पेट में अगर कोई बच्चा आ गया छोटा सा जो भी, तो उसके साथ क्या है, अगर आप उसको कुछ ना कुछ परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, अब वयस्क के साथ तो लिमिटेशन ही बहुत सारी हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि इसकी जो टेक्निक है, तकनीकी जो है वयस्क ऊतक से, ठीक है, या वयस्क सेल से स्टेम सेल प्राप्त करने की टेक्निक, वो अभी क्या है, रिसर्च के या मान लो विकास के उसमें है अभी तक, मतलब क्या है, इसका पूर्ण रूप से विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ चल ही रही है ये, अभी थ्योरी में ही है, ठीक है। थ्योरी में या मतलब ये मान लो कि अभी इसका प्रैक्टिकल हो रहा है इसका, है ना। अभी क्या ये मतलब यूज में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी क्या है, अंडर डेवलप्ड है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। दूसरी चीज इसमें ये मानी गई है कि वयस्क ऊतक से वही अंग बनाया जाएगा जिससे वो ले रहे हैं। जैसे भ्रूण से आपने ली तो उससे कोई भी चीज बना दी, अब इसमें क्या है कि आपने जहां से ले रहे हैं, ब्लड सेल से निकाल रहे हैं, तो ब्लड में ही मिल रही है, ठीक है। यानी जिस अंग से आप वयस्क स्टेम सेल प्राप्त कर रहे हैं वही अंग क्या है, उससे बनाया जा सकता है। समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज, यानी जिस अंग से प्राप्त हो रही है वही अंग बनेगा, पूरा तो बन नहीं जाएगा। तीसरा ये है कि पहली समस्या तो ये दोनों आई गई हैं। अब एक तो क्या है कि वयस्क स्टेम सेल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, ठीक है, और सिर्फ कुछ ही अंगों में मिलती है। समझे बात को, यहां पर लिमिटेशन क्या थी कि जिस अंग से मिल रही है वही अंग बनेगा। अब अगली लिमिटेशन क्या आ गई कि सारे अंगों में नहीं मिल रही है, कुछ ही अंगों में मिल रही है, और जिन अंगों में भी मिल रही है उसमें क्या है, कम मात्रा में मिल रही है, क्वांटिटी क्या है उसकी बहुत कम है, और वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उससे वो अंग बनाया जा सके। तो इस चीज में तो क्या है कि अभी लिमिटेशंस ही हैं। ये इसमें लिमिटेशन नहीं है, इसमें थोड़ी सक्सेस मिल गई है, लेकिन ये क्या है, एथिकली बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। फिर भी कुछ ठीक है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो नाल होती है, गर्भ नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसको, लटकी रहती है ना यहाँ से, नाभि से, तो उसमें से ब्लड निकाल लेते हैं और उसमें से क्या है, स्टेम सेल प्राप्त कर लेते हैं। तो वो क्या है, लगभग बीच की चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो ये क्या है, आपका एक 6 मार्कर तैयार हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं है तो फिर ये वाला सिंबल बनाओ ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए अब लेते हैं अगला टॉपिक, ह्यूमन जीनोम। मानव जीनोम, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपने देखा होगा कि बेसिक बिल्डिंग यूनिट
मानव शरीर की या किसी भी शरीर की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, नाइट्रोजन होती है ना। चलो अब 3 चीज देखते हैं। डीएनए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग कुछ प्लस माइनस बता देना मेरे को। फिर डीएनए से मिलके या डीएनए से क्या बनता है हमारा, जीन, ठीक है, यानी जीन किससे बना होता है, डीएनए से। और जीन के समूह को, ग्रुप को जीनोम कहते हैं। समझ गए? देखिए, दिख रहा है, सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई हमारी, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए से क्या बनता है, जीन बनता है। यानी कि जीन, उल्टी बात करें तो जीन कैसे बना हुआ है हमारा, डीएनए से बना हुआ है, ठीक है। और जीन के समूह को, जीन के ग्रुप को, ठीक है, उस जीन को ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। समझ गए बात को? ये वाली चीज है। यानी जीन से बड़ी यूनिट क्या है, जीनोम है। और जीन की जो बेसिक इकाई है वो क्या है हमारा, डीएनए है। और डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझे बात को? ठीक है, ये चीज हो गई। अब जीन के अंदर तो क्या है, जीनोम के अंदर क्या है, जीन के सारे क्या है, समूह आ गए, पूरा ग्रुप आ गया या पूरा डीएनए आ गया, ठीक है। अब डीएनए क्या होता है, अब डीएनए ये होता है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है या कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या है, ये फुल सेट ऑफ जेनेटिक कोड, फुल सेट ऑफ जेनेटिक कोड। इसको देखो, ये थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा क्या चीज है, इसको आम भाषा में समझा रहा हूं। यानी किसी भी व्यक्ति की कोई भी आनुवंशिक जानकारी जो होती है, वो सबसे बेसिक लेवल पर वो सारी की सारी जानकारी क्या है, उसके डीएनए के अंदर उपलब्ध होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी उसके डीएनए के अंदर क्या है, उपस्थित होती है, ठीक है। ये जीन हो गया, ये जीनोम हो गया, और ये चीजें हैं। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई जीनोम में किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी जीव का मैं ले रहा हूं, तो उसके अंदर क्या है, उसकी कंप्लीट सेट ऑफ क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। यानी जितने डीएनए के स्पेयर होंगे, सेट होंगे, जितनी भी उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, सब उस व्यक्ति के क्या है, जीनोम के अंदर आ जाएगी। समझ गए बात को? तो ये चीज क्या होती है, हमारी जीनोम होती है, ठीक है। थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं, इंग्लिश में है। A genome is an organism's complete set of DNA including all of its gene। यानी जीनोम क्या है, किसी भी जीव का जो डीएनए है उसका क्या पूरा सेट है, कंप्लीट सेट है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन। यानी कि उसके जितने भी जीन होते हैं वो सब क्या है, उसके जीनोम के अंदर होते हैं। ईच जीनोम कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। यानी प्रत्येक जीनोम में क्या होता है, उस व्यक्ति का या उस जीव को बनाने की, ठीक है, जितनी भी जानकारी होती है, यानी उससे संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी क्या है, उस जीनोम के अंदर होती है, ठीक है। इन ह्यूमंस अ कॉपी ऑफ एंटायर जीनोम मोर देन 3 बिलियन डीएनए पेयर्स इज कंटेंट इन ऑल सेल्स दैट हैव न्यूक्लियस। ये सब चीजें क्या है, इसके अंदर आ गई हैं। समझ गए बात को? यानी कि सिंपल सी भाषा में ये बोलेंगे कि जीनोम जो होता है वो इसके जीन का समूह होता है। जीन जो है वो डीएनए से बना होता है, और डीएनए के अंदर क्या है कि उस व्यक्ति की पूरी आनुवंशिक जानकारी जो होती है, जेनेटिक कोड जिसको बोलते हैं, वो होता है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, भारी लग रहा हो, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई ऐसी घबराने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं है। जो मैंने बताया है वही चीज़ हम लिख देंगे, तो 3 नंबर में क्या है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके एप्लीकेशंस लिखेंगे आगे, तो हमारा क्या वो 5 मार्कर या 6 मार्कर भी तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप पूछिए मेरे से। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब इसके उपयोग देखते हैं, एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग जो भी बोलते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो हिंदी मीडियम में ये वर्ड्स, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लाइक डीएनए बिल्कुल लिख दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे। साइंस एंड टेक वाली बात है ना, तो कोई समस्या नहीं आएगी। कोई फिलोसफी वाली बातें होती हैं, ठीक है ना, जैसे आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर उनके स्टैंडर्ड वर्ड्स अवेलेबल है, इनके तो डीएनए लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। अब पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये, जीन में उपस्थित कमी, ठीक है। जीन के अंदर कोई कमी है तो क्या करेंगे इसको? जीन उपचार या जीन थेरेपी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी जीन में उपस्थित किसी कमी को क्या है, जीन उपचार के द्वारा क्या है, ठीक कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज को ठीक करना है तो पहले हमें उस चीज के बारे में तो मालूम होना चाहिए ना, उसमें कोई समस्या होगी तो पहले अगर हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में मालूम चलेगा, तभी तो क्या है, हम उसमें उपस्थित क्या है, कमी को दूर करेंगे। और इस कमी को कैसे दूर किया जाता है? जीन थेरेपी के द्वारा दूर किया जाता है। समझ गए बात को? जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, आप अपने आंसर लिख रहे हो, तो आपके आंसरों के अंदर क्या कमी है उसको मैं कैसे दूर करूंगा? जब मुझे आपके आंसर क्या है मालूम होंगे, जब मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे को जीन की सारी जानकारी है जीनोम के माध्यम से, ठीक है, तो क्या है, मैं उपस्थित जो भी कमी है उसको जीन थेरेपी के द्वारा दूर कर सकता हूं, ठीक है। एक मैंने आपको चीज बताई थी पहले, इसी क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, क्रिस्प-आर Cas9 टेक्निक बताया था मैंने। तो ये क्या है? एक जीन एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है। अब जीन एडिटिंग टेक्निक क्या होती है? जैसे ये कोई आपका जीन है, इसके अंदर कोई कमी है यहाँ पे, तो इसको क्या कर दिया, हटा दिया। कुछ अच्छा है तो अच्छा इसमें ऐड कर दिया। तो ये क्या थी आपकी जीन एडिटिंग टेक्निक, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी या जीन उपचार। आ गया यहाँ पे CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल बताया था मैंने आपको, जीन एडिटिंग टेक्निक है ना, जिसमें क्या है कि जीन के अंदर कोई कमी होती है तो उसको क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। किन किन लोगों, किन किन ऑर्गेनिज्म में ये ठीक चल रहा है? एक तो रेट के ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। रेट को पहले क्या, उसको लिवर को डिजीज कर दी थी, लिवर खराब कर दिया था, और फिर क्या इस टेक्निक से उसका क्या है, लीवर सही कर दिया था, लिवर सही हो गया था, ठीक है। एक ये बताया था। दूसरा मैंने मंकी पे भी चल रहा है। तीसरा मैंने बताया था ह्यूमंस के अंदर, है ना। तो गर्भ में क्या किया था, चाइना के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया था कि उनके अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब सिम्टम्स पैदा कर दिए थे कि HIV के अगेंस्ट वो क्या हैं, वो रेजिस्टेंस उनके अंदर आ जाएगी। लेकिन हालांकि क्या ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल था। तो ये जो उदाहरण है वो इसी का ही है, जीन थेरेपी का, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो जीन में उपस्थित कोई अगर कमी है, कोई दिक्कत है, तो उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ठीक कर देंगे। दूसरी बात, जो तो हमारा चल ही रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वही वाली बात, यानी कई असाध्य रोग जो हैं, ठीक है। जैसे क्या है हमारा एल्जाइमर होता है, ब्रेन में होता है, भूलने की बीमारी बोलते हैं अल्जाइमर और डिमेंशिया होता है, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं। और सही स्पेलिंग ये ALZDHIMER, अल्जाइमर। और डिमेंशिया ये होता है, दोनों क्या है, भूलने की बीमारी है, और जनरली क्या है, बुढ़ापे में होती हैं। तो इसको क्या है, हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बीमारी है, जैसे HIV एड्स है, ठीक है, कैंसर है, जो क्या है सही नहीं हो रहे हैं। तो उन सारे रोगों का क्या है, इसके सहायता से हम उपचार कर सकते हैं। 2 हो गए, ठीक है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है डिजाइनर बेबी। आजकल चलता है ना, डिजाइनर कपड़े कौन से होते हैं, डिजाइनर सूट है, डिजाइनर कोट पैंट है, डिजाइनर लहंगा
यानी क्या है, आप अपने मनचाहे ढंग से क्या है उसको बनवा रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को, जैसे किसी के बेबी होने वाला है या जो भी है, मतलब एग्जैक्टली तो प्रोसेस क्या है मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है, तो उसको लगा कि मेरा जो बच्चा होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके अंदर कोई कमी नहीं हो, तो उसकी क्या है जीन टेस्टिंग करा दी। अब देख लिया कि जीन के अंदर कौन कौन सी फॉल्ट है, कुछ कमियां हैं, उसको क्या करेंगे हम हटा देंगे और सही कर देंगे, तो डिज़ाइनर बेबी क्या है हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, जो हमारे गुण चाहते हैं हम, डिज़ायर्ड जो हमारे वो हैं क्वालिटीज उस बेबी के अंदर, मन चाहे गुण, ठीक है। तो ये ऐसी क्या है बातें इसमें की जा रही हैं। वो आपने देखा वो वाली मूवी थी कौन सी, आयुष्मान खुराना की थी, हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थी जिसमें मतलब वो, हाँ विक्की डोनर, तो उसमें क्या करता है वो डोनेट करता है। तो आपने देखा है वो क्लिनिक चलाते हैं वो चड्डा जी, तो उनके पास बड़े बड़े कपल आते हैं कि हमें धोनी चाहिए, किसी को अंबानी चाहिए, किसी को तेंदुलकर चाहिए, है ना, किसी को शाहरुख खान चाहिए, इस टाइप से। तो वो क्या है डिज़ाइनर बेबी वाला कॉन्सेप्ट है ना, चीज़ वही है, वो मतलब प्रोसेस अलग है जो अपन आगे पढ़ेंगे, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं, लेकिन लगभग क्या है चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। ये हो जाएगा। और एक मैंने आपको क्या बताया था, जो तो अपना हर जगह देख रहे हैं, मानव विकास के चरणों को, कि मानव का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको भी क्या है हम इसकी सहायता से समझ सकते हैं। अब मानव विकास में दोनों चीज़ें आती हैं, एक चीज़ तो ये आती है कि भाई पहले एकदम छोटा सा बच्चा है, फिर बड़ा हुआ मैच्योर हुआ, फिर ओल्ड एज में आ गया, मर गया, एक ये भी मानव चरण है। और दूसरा ये है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, जैसे बताते ना हम लोग पहले बंदर थे, फिर बड़े हाथ होते थे, फिर झुक के चलते थे, फिर सीधे हो गए, अलग अलग जो ह्यूमन के टाइप्स बताए गए हैं, तो वो भी क्या है इसकी सहायता से क्या है हम समझ सकते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है, कोई डिज़ाइनर बेबी वाली बात आ जाएगी कि बच्चा जो पैदा हो रहा है शिशु के जन्म से पहले ही क्या है उसके अंदर कोई आनुवंशिक कमी है, आनुवंशिक बीमारी है, तो उसको क्या है हम ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या है इसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है, जो अंग प्रत्यारोपण होता है, ठीक है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। जैसे किसी की किडनी खराब हो गई है या किसी का लीवर खराब हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी चल रहे हैं आज की डेट में, आई का हो रहा है। तो अंग प्रत्यारोपण जो है इसमें सक्सेस के चांस कम रहते हैं, तो इसकी जो सक्सेस के चांस है इस टेक्निक के माध्यम से क्या है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है इसके 4-5 क्या है एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला तो क्या है हम जीन के साथ क्या करते हैं, जीन के अंदर जो भी कमी है उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब हो गए, अगर इसमें कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछिए। फिर क्या है इसकी थोड़ी सी हानियां देखते हैं। यहां तक कोई समस्या हो तो पूछो, नहीं तो फिर ये वाला सिंबल बनाओ ताकि अपन आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को यहां पे? ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। अब एक मैंने आप, चलो ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है। सब इसी के हैं, ये डिजाइनर बेबी के हैं। जो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। नेचर ने क्या है सभी को एक बैलेंस रूप में बनाया है, आप हो गए, मैं हो गया, हमारे आसपास के लोग हो गए, ठीक है। किसी को कुछ अच्छाइयाँ दी हैं, किसी में कुछ कमियाँ दी हैं, लेकिन प्रकृति ने क्या किया अपना एक बैलेंस बना के रखा है। एक प्राकृतिक चयन होता है, किसी के अंदर कुछ अच्छी है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई है, ठीक है। जैसे मैं हूँ UPSC में क्वालिफाई नहीं हो पाया, PSC में सिलेक्ट हो गया, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, हम में से कुछ ऐसे होंगे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, कुछ होंगे, यानी ये सब क्या है प्रकृति प्रदत्त हैं, भगवान की देन है, ईश्वर की देन है। अगर आप डिजाइनर बेबी बनाएंगे तो क्या है कहीं ना कहीं ये क्या है प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ है, और जब भी प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसकी सब दिक्कतें तो आती ही हैं। हमने पर्यावरण के अंदर पढ़ा था, और कोरोना को देख लो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आ गया, या जीन के स्तर पर क्या है कि जो कमियां हैं और उनको हमने दूर कर दी, तो मानव क्या है, मानव एक विशेष प्रजाति के रूप में क्या है विकसित हो जाएगा, ठीक है। एक ही विशेष प्रजाति के रूप में क्या है विकसित हो गया, और ये क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी, दिक्कत वाली बात
हो जाएगी। ठीक है ना, समझे इसको, इसकी दिक्कत क्या है? यानी जो पावरफुल लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो क्या करेंगे अपने बेबीज़ के अंदर या जो उनकी आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर पहले से क्या है, सारी चीज़ें ठीक करके दे देंगे। तो उनके सामने जो आम जन लोग हैं, ठीक है ना, वो क्या है, कहीं टिक ही नहीं पाएंगे। जैसे आज इंडिया टीम है और टीम इंडिया के अंदर कौन खेल रहे हैं, एकदम मतलब नॉर्मल से परिवार से आए लड़के। महेंद्र सिंह धोनी पिताजी क्या थे, मैं कौन के वर्कर थे उसके, ठीक है। विराट कोहली एकदम साधारण से परिवार का। ये जितने भी काफ़ी सारे लोग हैं वो साधारण से परिवार के, लेकिन उनके अंदर क्या एक नेचुरल टैलेंट है। अब सोचो कि माना आज अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए और जितने भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं अपने जीन के अंदर सुधार करवा के, जो भी पैसे वाले लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया कि अपने बच्चे ऐसे पैदा कर लिए जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइंड है, मतलब डिज़ाइन मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या होगा, मानव क्या एक विशेष प्रजाति के रूप में विकसित हो जाएगा, जिससे क्या है, भेदभाव बढ़ेगा। यानी अपनी जो जनरेशन आ रही है आम लोगों की, उसमें से क्या है, वो लोग जो हैं आने वाली पीढ़ी वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। समझे बात को, ये चीज़ें हैं। तीसरी क्या है, ऐसा भी माना जाता है कि जो आनुवांशिक जानकारी है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं लीक हो जाएगी। तो प्राइवेसी जो होती है किसी व्यक्ति की, वो क्या है, लीक हो सकती है। और इसके साथ भी क्या है, एथिकल इश्यूज जुड़े हुए हैं। समझ गए बात को। चलो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है डिजाइनर बेबी के कारण मानव का प्राकृतिक चयन में हस्तक्षेप, ठीक है, जो अपने डिस्कस किया है। दूसरा है खराब जीन को हटाए जाने से मानव को एक ही प्रजाति के रूप में विकास का खतरा। और ये आनुवांशिक जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य, रोजगार आदि में किसी भी व्यक्ति से क्या है, भेदभाव किया जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है, आनुवांशिक गोपनीयता का हनन संभव। यानी जो हमारी आनुवांशिक जानकारी है अगर वो लीक होती है तो वो ठीक नहीं है। समझ गए, ये चीजें रहेंगी। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बताया ना मैंने आपको, भेदभाव बढ़ेगा। अब कोई व्यक्ति है, गई टेस्ट लगा लिया उसका, कौन सा जीन वाला, जीन ठीक है तो रखो, नहीं तो क्या है, भगा दो। जैसे आजकल आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे पीएससी में, तो आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में क्या कि ब्लड देखते हैं। लेकिन अगर किसी ने जीन वीन पे देख लिया, कह रहे ये तो आलसी है, ये तो सुस्त है, ठीक है, या ये वैसा है, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। एक तो पढ़ाई की काफ़ी सारी, फिर हम पीएससी में सिलेक्ट हुए और फिर ऐसा कोई अगर लॉ आ गया कि उसकी क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकालो और उसके बेसिस पर जॉब दो, तो कितना डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो और कोई डाउट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं तो फिर वो वाला सिंबल बनाओ, ये वाला, ताकि अपन आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, बहुत सारे लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, इसलिए बिल्कुल आसानी से चल रहे हैं अपन। लेकिन कहीं इसमें साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं चल रही है। कैसे कर रहे हैं ये हमारा मतलब नहीं है, बारीकी में नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमारा मतलब है। ठीक है ना। जैसे आज भी आप देख रहे होंगे, कोरोना की महामारी चल रही है, ठीक है, तो सभी की ड्यूटी लगती है, प्रशासन की लगती है, पुलिस की लगती है, एसडीएम की लगती है, ठीक है, अपन लोगों की सभी की लगेगी। तो कहीं आपको बिल्कुल टेक्निकल बातें करते मिलेंगे, ये गवर्नमेंट कहीं बहुत ही गंभीरता वाली बात करती है? नहीं करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल साधारण सी बात करेगी, जनरल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सटीक बात करेगी। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोरोना में क्या होता है या कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सरकार क्या बोल रही है या हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रशासन क्या बोल रही है, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, इतनी दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से दूर रहें, बुखार आए तो डॉक्टर को चेक कराएं। कहीं टेक्निक में बोल रही है कोरोना पेनिट्रेट हो गया, फिर कोरोना ने कौन सी सेल को इफेक्ट कर दिया, फिर इससे क्या हो गया, जा रहे हैं डिटेल में? नहीं जा रहे हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। जो गवर्नमेंट का रवैया है, ठीक है, जो प्रशासन का रवैया है, वही रवैया क्या है हमारा यहाँ पर है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये वो एक समझो कि भाई जो काम क्या कर रहे हैं, जो लोग जैसा काम करते हैं ना, वैसा ही क्या है एग्जाम होता है, वैसी परीक्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ दे रहा हूँ 3 नंबर के अंदर, बता दी, वैसे मैंने आपको काफ़ी सारा समझा दिया है। ये करके लाना, 3 मार्क्स के अंदर लिख के लाना, या 6 मार्क्स, 5 या 6 नंबर में भी लिख के ला सकते हो आप। जीन थेरेपी
ठीक है, जीन उपचार, ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। इसको आप अपने शब्दों में अच्छे से मैं लिख के लाना। एक मैंने आपको कार्बन फुटप्रिंट भी दिया था, अभी तक किसी ने मुझे लिख के नहीं दिखाया कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कागज में दूंगा तभी करेंगे, यहाँ पर भी तो करो कुछ आप अपने स्तर पर। अगला लेते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं डीएनए अंगुली छाप, पीएससी बोलता है। वैसे तो इसको फिंगर भी हिंदी में लिख दो, प्रिंटिंग भी हिंदी में लिख दो, डीएनए अंगुली छाप। ठीक है, ये रहा। एक साइंटिस्ट थे एलेक जेफरीज, स्पेलिंग है एलेक जेफरीज, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अब देखिए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। फिंगरप्रिंटिंग होती है हमारी पहचान सुनिश्चित करना। ठीक है, ये अंगुली जो होती है हमारी, इनके अंदर जो पैटर्न होता है वो क्या है, उसकी ली और छाप सुनिश्चित कर ली। अपन लोग भी प्रीलिम्स देने जाते हैं ना, प्रीलिम्स मेंस देते हैं, तो आपने देखा कि हमारा क्या थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का, है ना, या कई बार फिंगर का भी लगवा लेते हैं, मेंस में लगवा लेते हैं। तो वो क्या है, हमारी पहचान सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, यही व्यक्ति है। ठीक है, तो फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करना। क्योंकि ये जो हमारे क्या है इंप्रेशन है, थंब इम्प्रेशन है या फिंगर के इंप्रेशन है, ये क्या है, ये बिल्कुल यूनिक रहते हैं, है ना। मतलब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से क्या मैच नहीं करेंगे। आजकल तो मोबाइल में भी आ रहा है हमारा फिंगर स्कैनर, जैसे आप टच करेंगे तो क्या है, वो आपका लॉक खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं आपकी पहचान सुनिश्चित करते हैं। अब एक व्यक्ति का डीएनए जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय, उसके जैसा क्या है, दूसरा नहीं है, यानी कि उसके जैसा डीएनए किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं पाया जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यानी डीएनए का पैटर्न बना के, डीएनए का कोड बना के उसकी पहचान सुनिश्चित करना ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, समझ गए। बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक एक जनरल टर्म है। बायोमेट्रिक आपकी आंख भी हो सकती है, आइरिस स्कैन भी बायोमेट्रिक के अंदर आ जाएगा। फिंगरप्रिंटिंग मेनली इसका होता है। ठीक है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी आपके डीएनए का पैटर्न बना रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी मूवीज में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो क्या करते हैं, डीएनए का सैंपल एकत्रित करते हैं, देखते हैं भाई कहीं कोई खून की बूंद तो नहीं टपकी, ठीक है ना, कहीं ब्लड सैंपल मिल जाए या स्वेट का सैंपल मिल जाए, पसीने का, या कोई बाल गिर गया हो, ठीक है, कुछ भी। तो पहले क्या कर रहे हैं, रक्त, त्वचा या बाल से कोशिका इकट्ठी कर ली, कोशिका के नमूने को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, यानी पहले किया बाल लिया या ब्लड लिया, और ब्लड में से क्या है, उसकी एक कोशिका या सेल ले ली। ठीक है, ये हो गया। अब कोशिका से क्या निकाल रहे हैं हम, डीएनए को अलग कर लिया। समझ गए बात को, यानी पहले हमने क्या किया, कोई भी अंग लिया, उससे कोशिका निकाली ये वाली, और उस कोशिका से क्या है, डीएनए के सैंपल को ले लिया। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके लिए जो विधि होती है वो बोलते हैं, एक ऐसा वो सेटअप होता है उसका, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। हिंदी में ऐसे ही लिख लेना आप, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, ऐसा।
ठीक है, अब क्या होता है यहाँ तो मुझे आपको विजुलाइज करवाना पॉसिबल नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यूट्यूब पर डालना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एनिमेटेड। ठीक है, तो पहले क्या किया, ये किया, कोशिका ली, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज से हमने क्या कर दिया, डीएनए को अलग कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब इस डीएनए को क्या है, हम काटते हैं, यानी कि क्या कर लिया हमने यहाँ पे एंजाइम ले लिया। ठीक है, ये, और एंजाइम की सहायता से डीएनए को काटा या काटना। ठीक है, जो भी हमारा डीएनए उसको भी क्या कर दिया हमने, कट कर दिया। समझ गए, आगे समझ में। पहले रक्त, त्वचा, बाल, कोशिका ले ली, कोशिका को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डाला, डीएनए मिल गया, डीएनए को एंजाइम की सहायता से काटा और क्या है, कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या है, डीएनए में काय का बना होता है, मैंने आपको बताया था, हर चीज जो है, मतलब जो हमारी लिविंग सेल है, ये किससे बनी होती है, नाइट्रोजन से बनी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या बनता है, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या है, प्रोटीन इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये भी काय का बना है, नाइट्रोजन का बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक द्वारा, ये याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक द्वारा क्या करेंगे, इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार को क्या कर लिया मैंने, अलग कर लिया। ठीक है, कैसे जा रहे हैं, रक्त, त्वचा, बाल, कोशिका, कोशिका को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डाला, फिर हमें डीएनए मिल गया, देखो डीएनए तक आ गई, फिर डीएनए को एंजाइम की सहायता से काटा। ठीक है, उसमें से क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा नाइट्रोजन क्षार जो है, नाइट्रोजन बेस है, उसको अलग कर लिया। इसके लिए एक सेटअप लगाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप। थोड़े से टेक्निकल वर्ड ज़्यादा है, लेकिन याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, और ये नहीं करेंगे तो बस ये तो इतना कर ही लेना है, जैसे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप, छूट रहा है तो ठीक है, और याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर की बात तो ध्यान रखना ही है, सीक्वेंस क्या चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, क्षार मिल गया, अब इससे क्या है, हम प्रिंट तैयार कर लेते हैं। और इसके लिए जो टेक्निक का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी जो तकनीक है उसकी सहायता से क्या है, इसका प्रिंट तैयार हो जाता है। अब प्रिंट कैसे तैयार होता है, जो आपका एक्सरे होता है ना, वैसा एक्सरे टाइप का प्रिंट बन के आता है, लेकिन एक्सरे के अंदर तो आपके ऑर्गन्स होते हैं, हड्डी वगैरह देखते हैं अपन, इसमें जो आपका बारकोड होता है, बारकोड टाइप से क्या है, बन के आ जाता है, जैसे एक्सरे जैसी सीट रहेगी और उस पर क्या है, कुछ बारकोड जैसा बन के आ जाएगा, और वो क्या होता है, उसका किसी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, बस, और इसको क्या है, हम ले लेंगे, ये हमें क्या है, परिणाम मिल जाएगा। समझ गए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, रक्त, त्वचा, बाल से क्या है, कोशिका के नमूने को इकट्ठा कर दिया, सेल सैंपल ले लिया। ठीक है, और फिर क्या है, उसको हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में डाला और डीएनए को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे, लेकिन कैसे, एंजाइम की सहायता से, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखा है, एंजाइम की सहायता से डीएनए को काट लिया। अब काटने के बाद क्या मिलेगा हमें, उसमें से नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, क्योंकि हर चीज़ क्या है, नाइट्रोजन की बनी होती है। कौन सा सेटअप है हमारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्षार मिल गया, और इसको क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के द्वारा उसका प्रिंट तैयार कर लेंगे। वो प्रिंट आ जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति क्या है, वही व्यक्ति है जिसका क्या है, हमने डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया है। समझ गए बात को, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। आ गया समझ में, बताओ, अगर कोई डाउट है तो बताओ,
अब ये हो कैसे रहा है, आपको किसी को ये लग रहा होगा कि ये कैसे छार निकल रहा है, कैसे प्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो पहली बात तो उसका हमें जाना ही नहीं है। आप देख रहे हो कि इन्हीं में क्या है, हमारा ये आधा पेज भर जाएगा, 6 मार्कर में आएगा। अगर इतना ही बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। डेफिनेशन लिखोगे, इसको लिखोगे, लास्ट में 2-3 एडवांटेज लिख दोगे, उतना ही हमारे पास समय रहेगा। फिर भी आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कि नहीं मुझे तो देखना है कैसे कर रहे हैं, तो आप YouTube पर डालो, आपको बड़ा आनंद आएगा इसको देखने में कि किस प्रकार से ये बन रहा है। वही व्यक्ति कैसे समझ में आएगा, देखो चलो इसके एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं। क्राइम होता है अपराध, ठीक है, जैसे चोरी डकैती या जो वैसे जो काम करते हैं, जैसे कि किसी को गोली मार दी, हत्यारे जो होते हैं प्रोफेशनल किलर होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी बड़ा अपराधी एक साथ नहीं बनता। क्राइम साइकोलॉजी जो होती है, क्रिमिनल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या रहता है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम धीरे धीरे करेगा। जैसे अपन लोग होते हैं ना, तो अपन पहले स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल के बाद ग्रेजुएशन में आएंगे, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे, तो एकदम से अधिकारी थोड़ी बन जाएंगे, धीरे धीरे क्या हमारी ग्रोथ होती है। ऐसे क्या है कि चोर चौका का अपराधियों का रहता है, पहले छोटी मोटी चोरी करेंगे, किसी की मार पिटाई कर दी, पहले ठीक है, पॉकेट मार ली, झगड़ा कर दिया, ठीक है, चक्कू चला दिया, यानी पहले छोटे मोटे अपराध करेंगे। फिर क्या है कि हथियारों का इस्तेमाल कर ले, चक्कू चला दिया, किसी को काट वाट दिया, उसके बाद ये बड़े अपराध बनते, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती है, फिर कहीं गोली चला दी, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो क्राइम जो होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक। अब कोई क्षेत्र है, वहां के ऐसे पुलिस क्या करेगी, जितने भी अपराधी हैं जिन पे क्या छोटे मोटे अपराध दर्ज हैं, उनके क्या है, उनको पकड़ लेगी और उनका क्या है, डीएनए सैंपल पहले से बना के रख लेगी, तैयार करके रख लेगी। अब कहीं पे कोई क्राइम हुआ और कोई अपराधी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर आपने देखो कि फॉरेंसिक वाले आते हैं, बड़ी जांच करते हैं, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ को पिक कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, वो डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई कहीं से उसको स्वेट की बूंद मिल जाए, कहीं उसकी ब्लड की बूंद मिल जाए। अब जैसे अपन लोग हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम पे भी कुछ ना कुछ मेरे बॉडी का पार्ट झड़ रहा होगा। हो सकता है कि बाल झड़ गया हो सकता है कि ये कुछ झड़ गया हो, स्किन में से जो हेयर है, स्किन का कोई पार्ट झड़ के यहाँ पे नीचे गिर गया हो। अब जैसे कोई अपराधी किसी जगह पर आया और उसने कोई अपराध किया, तो फॉरेंसिक वाले आएंगे और देखेंगे और फिर उससे मैच करेंगे कि इसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो पहले कहीं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टाइप से मालूम चलता है कि वही व्यक्ति है या नहीं है। समझ गए एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का पता करना है कि उसके हकीकत में बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, जेनेटिक फादर कौन है। तो उसका डीएनए सैंपल निकाल लेंगे और उसके पेरेंट्स का निकाल लेंगे और देख लेंगे कि क्या वही है कि नहीं है। समझे बात को। तो इस प्रकार से क्या है, हो जाता है। पहली बार में नहीं मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा। आप पहले प्रीलिम्स देने गए और आपने जो थंब लगा दिया वो आपकी एक बार में पहचान बन गई। अब मैच किसको करेंगे कि मेंस में भी यही व्यक्ति आया कि नहीं आया, इंटरव्यू में यही व्यक्ति आया कि नहीं आया। समझ गए बात को। वो वाली चीज़ है, एक बार ले लिया और उसके बाद इंश्योर कर दिया। इसमें कोई डाउट हो बंधु हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। और यही क्या है, दुरुपयोग, मतलब इसके उपयोग हैं। ठीक है, यही उपयोग होगा कि नहीं होगा। यानी क्या है कि अपराध पुलिस द्वारा अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने में, बच्चे के जो कोई बच्चा है, बेबी है, उसके माता पिता को क्या है कंफर्म करने में। जैसे एक बार आपने देखा था, मैंने कोई सीरियल में देखा था कि वो कोई हॉस्पिटल था, वहाँ बच्चे बदल देते थे। अब एक आदमी था, उसको शक हो गया कि ये मेरा बच्चा है नहीं, इन्होंने मेरा बच्चा बदला है। और उसने फिर क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। फिर कोर्ट ने आदेश किया कि ठीक है, इनके डीएनए को जांच करो। अब देखा तो बच्चा मैच नहीं हुआ। फिर अस्पताल वालों पर दबाव डाला तो उन्होंने बताया कि इनका बच्चा वहाँ चला गया है। ऐसा होता है। शक में भी मैच कर सकते हैं, वो तो सारी कंडीशन है ना। शक पे कर सकते हैं ना कि उनको शक है किसी व्यक्ति इसने किया है, और जिसका सैंपल वहाँ से मिल गया उसको क्या है ले लिए। फिंगरप्रिंटिंग में भी देखा है ना आपने कि वहाँ पर टेलीफोन है, जगह है, गिलास है, हाथ देखेंगे कि भाई किसके फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं। जिस पर शक है उससे मैच करके देखेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और कोई डाउट इसमें? डीएसपी बन जाओ, ट्रेनिंग होगी बढ़िया, फॉरेंसिक ट्रेनिंग में जाना, वहाँ ये सब चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, पार्ट रहते हैं ये। चलिए जी, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो ये वाला सिंबल बनाओ।
ताकि मुझे भी क्लियर हो। क्या होता है, वैसी क्लास होती है ना हमारी फिजिकल क्लास ऑफलाइन, तो सामने बैठे हैं, पूछ लो कि हाँ ये है, तो आप लोग क्या आंसर ला दोगे, बॉडी लैंग्वेज से कंफर्मेशन दे दोगे मेरे को कि समझ में आ गया है। यहाँ पे तो यही माध्यम है, ये वाला। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अभी समय है। क्या बात है, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके, एज इट इज़ याद कर लेना। देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वो टेस्टेड अप्रूव्ड है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैंने भी यही पढ़ा है, इसी को लिखा है, मेरे नंबर आ गए। इसी को मैंने कई जगह पढ़ाया है सिलेक्शन से पहले, ठीक है। डीसी भी बनाया है, डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, मंडलोई करके एक स्टूडेंट था, है ना, डीएसपी बने, सब जगह हुए हैं। वो भी ये लिख के आते थे, ज़्यादा क्या माथा पर्ची करते नहीं थे। सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट चीज़ें हैं, टेस्टेड हैं, प्रूव्ड हैं। इसी को बढ़िया अच्छे से रट्टा मारो, लिख दो, बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये हो गए हमारे, ठीक है। जीन थेरेपी आप करके लाओगे, 3 महीने करा दिए। हाँ, एक और है अभी हमारा, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी देख रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। जनरली क्या होता है कि कुछ लोगों में नेचुरल प्रॉब्लम होती है, कुछ कपल्स में, और कुछ क्या है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से भी हो जाती है। आजकल क्या है कि लाइफस्टाइल लोगों की बहुत ख़राब हो गई है। अब तो खैर कोरोना ने सुधारी, वरना पहले बीच में बहुत ख़राब थी। यानी कि बाहर का खाना खाना, जंक फूड खाना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं हेल्थ को क्या है कमज़ोर कर देती हैं। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग कैसे आता है, संतान उत्पत्ति कैसी होती है, मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ से क्या आया, स्पर्म आया, शुक्राणु। ठीक है, यहाँ से एग आया, अंडाणु। और ये क्या हो गया, गर्भ में आके ये मिले और निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद में बेबी बन गया। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या है, ये काउंट कम है, या ये वीक है, पोटेंट नहीं है, ठीक है, यार इसके अंदर कोई कमी है, या हो सकता है कि गर्भ के अंदर कमी है, यूट्रस के अंदर, कि वहाँ पे क्या है कि ये दोनों क्या है, मिल ही नहीं पाए, है ना। तो ये सब दिक्कतें क्या है, बहुत आती हैं, और लोग क्या हैं फिर पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या है, इस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से निकाला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। वो मूवी जो बनी है विक्की डोनर, वो इसी पे बनी है। ठीक है, उनके यहाँ कौन से लोग आते हैं, मेनली वो लोग जो आते थे जिनका स्पर्म क्या है वीक होता था, तो वो किसका ले रहे हैं, डोनेट वाला, किसका, विक्की डोनर का। ठीक है, लेकिन बाकी सारी इनकी जो मिक्सिंग कहाँ पे कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो क्या कर रहे हैं इसमें, देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। गर्भाशय से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु द्वारा अंड कोशिकाओं का निषेचन किया जाता है। तत्पश्चात गर्भाधान को स्थापित करने के उद्देश्य से निषेचित अंडाणु जाइगोट को मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब क्या है देखो, ये क्या हो गया, अंडाणु, एग, है ना, फीमेल से ले लिया, कलेक्ट कर लिया सैंपल, और ये क्या हो गया, शुक्राणु या स्पर्म। ये ठीक है, अब क्या कर दी, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, आर्टिफिशियल कंटेनर, इन दोनों को क्या है इसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जो भी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए वो सारी क्या है यहाँ पे दे दी, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर,
जो भी रहता है, ठीक है। ये एग हो गया, इसके आसपास ये स्पर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मिल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक। ये क्रिया हुई। आप तो सीधे ही बनाना, मैं इधर बना रहा हूं ऐसे, तो ये दोनों मिक्स हो गए और एक सेल के रूप में डेवलप हो गए। इसको बोलते हैं जाइगोट, ZYGOTE, यानी कि इसके और इसके मिलने से जो सेल डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। अब ये क्या है, एक सेल है, फिर क्या होगा, इसका सेल डिवीजन होगा, ठीक है। अब ये क्या है, बन गया, और इसको क्या कर देंगे, मेरा ये थोड़ा तिरछा सा हो रहा है, आप सीधा बनाना बिल्कुल, पेज में ऊपर से स्टार्ट करना, नीचे खत्म करना। मादा के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो एग सेल ले ली, अंडाणु स्पर्म्स ले लिए, इन दोनों को क्या है आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया और फेवरेबल कंडीशन दी। तो यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, मतलब क्या है, ये अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, और मिलने के बाद क्या, ये वाला प्रोडक्ट बन गया, जाइगोट बोल दिया इसको। अब ये जाइगोट भी क्या है, अपने आप में एक सेल है, ये बेसिक सेल है जो क्या है आगे बेबी का रूप लेगी, ठीक है। ये क्या हुआ, फिर भ्रूण बना, और उसको लेके भ्रूण को क्या है मादा के गर्भ में, यानी जो भी उसकी मदर है उसके क्या है यूट्रस के अंदर प्लांट कर दिया, और प्लांट करने के बाद में क्या है, वो आगे फुली डेवलप्ड बेबी हो जाएगा, ठीक है। एक मूवी भी तो आई है अभी इसके ऊपर, अक्षय कुमार था जिसके अंदर करीना कपूर थी, और एक वो पंजाबी एक्टर है, ठीक है ना, और दोनों के क्या है वो स्पर्म क्या है एक्सचेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा वो फनी टाइप से लिया, लेकिन प्रक्रिया क्या है वो यही है, ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम गर्भाधान। न्यूज़पेपर में ऐड भी चल रहे हैं, कौन सा कोई हॉस्पिटल है इंदौर का है, कौन सा है, इंदिरा IVF चेन चलती है, तो वो यही क्या है, यही प्रक्रिया क्या है उसके अंदर रहती है। हाँ, गुड न्यूज़ मूवी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, वही है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होते हैं कि माँ तो सेम रहती है ये, लेकिन ये क्या है, सरदार जी दूसरी जगह आ जाते हैं, और दूसरी जगह वाले क्या है सरदार जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो मदर तो सेम है, लेकिन फादर क्या है बायोलॉजिकली डिफरेंट हो गए, वो सब रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब देखो ये प्रक्रिया हो गई हमारी, समझ में आ गया, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान। अब इसके फायदे क्या हैं, फायदे वही हैं। एक तो फायदे ये हैं कि जो दंपति ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कुछ कमियों की वजह से, उनको भी क्या है माता पिता बनने का सुख मिल जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आजकल क्या है लाइफ स्टाइल बहुत लेट हो गई है, पहले क्या जल्दी शादियाँ होती थी, 20 साल पे हो जाती थी, 18 साल पे हो जाती थी, 22 पे हो रही है, अब वो 25 हुई, 25 से 30 हुई, ठीक है, 30 से भी ऊपर जा रही है। तो जैसे जैसे क्या है कि एज बढ़ती है, वैसे वैसे क्या पोटेंसी क्या है कम होती जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पोटेंसी होती नहीं है, लोगों के 50-50 साल में भी बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो उन लोगों के लिए भी क्या है कि ये बहुत बड़ा लाभ है, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ी सी महंगी टेक्निक है, पहले जब थी बहुत महंगी थी, अब थोड़ा सा कंपेरेटिवली सस्ती हो गई है। दूसरी बात ये है कि जब ये इसको लेके मादा के गर्भ में क्या है प्लांट करते हैं, तो संभावना होती है कि ट्विंस भी हो जाएं, और ट्विंस जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और या फिर ये मादा के गर्भ में जब प्लांट करते हैं तो सक्सेस के चांस कम रहते हैं। माँ और बच्चा जो है उन दोनों की हेल्थ को क्या है नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सब क्या है थोड़े से इसके क्या है नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो क्या है मैं आपको नोट्स के अंदर दे दूंगा। बाकी टेक्निक क्या है यही है, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर ये वाला सिंबल बनाओ ताकि आगे बढ़ें। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो 6 नंबर के अंदर आएगा, डेफिनेशन बता दूंगा। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में स्पर्म ओवम को मैच करके फर्टिलाइजेशन कर दिया, उसको बोलते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाकी ये चार्ट बना देंगे, एडवांटेज 1-2 डिसएडवांटेज, आपका 6 मार्कर या 5 मार्कर कंप्लीट, ठीक है।
चलो तो बता दो भैया सही है, कोई दिक्कत है तो डाउट पूछो, नहीं तो ये वाला सिंबल बनाओ ताकि आगे बढ़े। ठीक है, चलिए तो फिर आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमारी लगभग 4 6 मार्कर हो गए, चारों कर लिए हमने। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और फिर अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए आपने क्या है कि जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस दिए थे बहुत ही कम लोगों ने लिखे हैं, जो लास्ट क्लास वाले थे, एनवायरनमेंट एथिक्स, एनवायरनमेंट एजुकेशन। ठीक है, कुछ ने लिखे हैं, उनकी अभी कॉपी चेक कर दूंगा आज मैं, वो हो जाएगी। बाकी जिनके रह गए हैं वो सब अपने क्या है क्वेश्चंस आंसर लिख के मुझे भेजें ताकि उनको मैं चेक करूं। फिर उसके बाद ये जो अभी तक 3 क्लास हो गई हैं अपनी, ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें, बायोटेक्नोलॉजी हुआ है, 2 एप्लीकेशन पिछली क्लास में हुए थे, 4 आज हो गए बायोटेक्नोलॉजी, और 4 उसके 6 मार्कर, सॉरी टोटल 6 6 मार्कर हो गए हमारे, है ना। तो उसको मैं क्या है आपको उसके क्वेश्चन फिर देना शुरू करूँ, तो उसको कंप्लीट कर लो। जो पिछला छूट गया है, जिसका भी छूट गया है, आज का टाइम है, आज लिख के भेज दो। फिर कल से क्या है इसके क्वेश्चन मैं आपको देना शुरू करता हूँ। ठीक है, वैसे तो काफ़ी हद तक आपको लिखना आ गया होगा, समझ में आ गया कैसे लिखना है, क्या टेक्निक होती है ना। फिर भी क्या है हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? लास्ट के 2 मिनट हैं, इससे संबंधित या कोई और डाउट इधर उधर का है ना, तो आप पूछ लीजिए और फिर अपनी क्लास को क्या है आज यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं। हमारे सिर्फ एक नोट्स रह गए हैं पिछली क्लास के, कौन से वाले, कुल क्लोन वाले, वो तैयार हैं, उसको दे दूंगा। और आज की क्लास के भी नोट्स क्या मैं आपको कल तक बना के दे दूंगा, कल सुबह तक, या हो सकता है रात को ही कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, 2 मिनट है, ताकि क्लास को फिर क्या है यहाँ पे वाइंड अप करें। चलिए जी, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही नियमित रूप से मेहनत करते रहें। जो लोग इस समय मेहनत कर रहे हैं उनको मैं गारंटी दे रहा हूँ, दूसरों से आगे निकलेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और इस टाइम पर जो मक्कारी मारेंगे, आलस में रहेंगे, उनको दिक्कत होगी। सबसे पहले आपने अच्छा काम ये किया कि साथ में जुड़ गए तो अपनी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि जिस दिन से अपन ने शुरू किया था और आज अपन यहाँ पे आ गए और अपने आप को रख के देखो, आपको एडवांटेज ही हुआ होगा, आप कहीं नुकसान में नहीं हो, है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका स्वागत है, वहाँ पूछ लीजिए। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।